पार ब्रेकफास्ट और ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता रहेगा इंडियन मार्केट्स के लिए, क्योंकि इस पूरे हफ्ते संकेत विदेशी बाजारों से काफी अहम मिलेंगे और साथ ही घरेलू स्तर पर भी, क्योंकि अर्निंग्स के हिसाब से ये हफ्ता काफी अहम है। कई बड़ी दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट इस हफ्ते जारी होंगे। कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति, यस बैंक, लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन रिजल्ट्स का पूरा एक्शन आप सबसे पहले जी बिजनेस पर ही देखेंगे। लेकिन आज के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। और संकेत विदेशी बाजारों से मिले जुले हैं, क्योंकि अमेरिका के बाजार तो 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए हैं, लेकिन एशियन मार्केट्स की ओपनिंग आप देखेंगे तो वो थोड़ी सी सुस्त हुई है। एसजीएक्स निफ्टी हालांकि 10,950 के नजदीकी कारोबार कर रहा है। निचले स्तरों से थोड़ा सा रिकवर जरूर हुआ है 19 अंक ऊपर कारोबार करते हुए। कच्चा तेल यहाँ पर उछाल दिखा है। ब्रेंट क्रूड अब वापस $62 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज फोकस में रहेंगे प्राइवेट बैंक्स। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जहां पर मुनाफा 20% बढ़ा है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स आज आने हैं, तो प्राइवेट बैंक्स डेफिनेटली फोकस में होंगे। और जिन कंपनियों के नतीजे आए हैं उसमें विप्रो शानदार नतीजे रहे हैं। 3 शेयर पर एक बोनस शेयर का भी ऐलान कंपनी ने किया है। तो ये कुछ स्टॉक्स और खबरें जिनका इंपैक्ट आज दिखेगा बाजार पर। लेकिन संदीप हमारे साथ मौजूद हैं, जो बताएंगे इंटरनेशनल मार्केट से ओवरऑल संकेत कैसे मिल रहे हैं, और उसके बाद आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को भी समझेंगे, क्योंकि जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंह भी मौजूद रहेंगे हमारे साथ। गुड मॉर्निंग संदीप, बताइए सबसे पहले संकेत कैसे हैं? संकेत अच्छे हैं, खास तौर पे जैसे आपने कहा अमेरिकन मार्केट्स शुक्रवार को यहाँ पे काफी अच्छे गेंस बनते हुए दिखे थे। डाउ 336 अंक के आसपास से गेंस लेके बंद हुआ, और उसके साथ साथ आप देखिए 4 दिन से लगातार यूएस के मार्केट्स में तेजी का रुझान है वो देखने को मिला है। यही कारण है कि आप देखिए आज जो एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है पॉजिटिव टोन के साथ हुई है। एसजेएक्स निफ्टी भी इंडिकेट कर रहा है हल्की बढ़त के साथ ही सही, लेकिन हाँ इंडियन मार्केट की जो शुरुआत है वो पॉजिटिव टोन के साथ ही देखने को मिल सकती है। पहले आपको यही बताते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स में हालांकि जो कारण क्या है जिस वजह से आप देखिए 4 दिन से लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। पहली बात तो यही है कि यूएस और चीन के बीच में जो ट्रेड वॉर है वो सुलझने की उम्मीद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। आपको याद होगा बीते हफ्ते हमने आपको बताया था कि यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है उन्होंने ऐसे इंडिकेशन दिया है कि चाइना के ऊपर जो टैरिफ्स लगे हैं, इंपोर्ट टैरिफ्स, उनको या तो घटाने या तो फिर पूरी तरह से खत्म करने की बातचीत वो करेंगे जब यूएस और चीन के बीच में ट्रेड वॉर को लेकर बातचीत होगी। और अब ऐसे इंडिकेशन जो है वो चाइना की ओर से भी साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं। देखिए चाइना ने यह प्रस्ताव दिया है कि 2024 तक यूएस का जितना भी ट्रेड डेफिसिट है, जो व्यापार घाटा है चाइना के साथ, उसको वो खत्म करने की ओर कदम बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे। और उसके लिए वो कह रहे हैं कि यूएस से जितना भी सामान चीन में इंपोर्ट होता है उसको वो बढ़ाएंगे और 6 साल के ऊपरी स्तर पर ले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि जितनी भी यूएस की दिक्कतें हैं, जो ट्रेड डेफिसिट है उनका चाइना के साथ, उसको अगर खत्म करने की बात चाइना कर रहा है तो जाहिर सी बात है फिर आप यही मान के चलिए कि अगर यूएस की दिक्कतें खत्म हो जाती हैं, इंपोर्ट टैरिफ्स हट जाते हैं, तो फिर जो स्थिति है वो मार्च 2018 के पहले वाली आ जाएगी, जिससे जो ग्लोबल ग्रोथ की चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखेगी। यही कारण है कि आप देखिए यूएस के मार्केट तो चढ़ के बंद हुए ही हुए, और उसके साथ साथ आज जो बाकी मार्केट्स हैं उनमें भी काफी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ दीपाली आपको यह भी बता दें कि दिसंबर में जो यूएस की जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के आंकड़े आए थे वो 10 महीने की ऊंचाई पर निकल के सामने आए थे। तो एक तरफ यूएस चीन का जो ट्रेड वॉर है वो सुलझने की बातचीत कहीं ना कहीं सामने आ रही है, और चाइना यूएस का अपने जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के आंकड़े हैं वो काफी मजबूत निकल के सामने आ रहे हैं। और आप देखिए यूरोपियन मार्केट्स करीब 3% तक के गेंस वहां भी देखने को मिले, क्योंकि ये जो ट्रेड वॉर सुलझने की बातचीत है ना केवल यूएस और चाइना के लिए, बाकी जो ग्लोबल इकोनॉमीज है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। तो नेट नेट देखा जाए यूएस चीन जो ट्रेड वॉर है वो सुलझने की उम्मीद है। इसी वजह से आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स में एक्शन देखने को मिल रहा है और संकेत बहुत बेहतर आज के लिए। तो शुक्रवार को यूरोप के मार्केट्स और अमेरिका के मार्केट्स ये तो दमदार तेजी के साथ बंद हुए हैं। एशियन मार्केट्स की जो शुरुआत है वो थोड़ी सी सुस्त हुई है। हांगकांग का बाजार बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, बाकी मार्केट्स भी बिल्कुल फ्लैट हैं। और आपको बता दें चाइनीज मार्केट्स वैसे भी आज फोकस उसने रहेगी, क्योंकि क्वार्टर 4 के जीडीपी नंबर्स भी चाइना में आज रिलीज होंगे। लेकिन शुरुआत जो है वो थोड़ी सी सुस्त हुई। अमेरिका के मार्केट्स आज क्लोज रहेंगे आज रात को। लेकिन फटाफट से देखते हैं कि पिछले सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफएसडीएस के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं, उसके बाद आज की स्ट्रैटेजी पर करेंगे फोकस। कैश मार्केट के नंबर्स पहले आप देख लीजिए। एफआईएस ने कैश मार्केट में 125 करोड़ की बिकवाली की है। डीएस ने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ 1 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं। एफएनओ में एफआईएस ने 1030 करोड़ की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े भी देखिए। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने बेचे 398 करोड़ के, इंडेक्स ऑप्शंस एफआईएस ने बेचे 1055 करोड़ के, स्टॉक फ्यूचर्स में 538 करोड़ की बाइंग की है। तो ये संकेत हैं संस्थागत निवेशकों की ओर से। लेकिन इन तमाम संकेतों के दम पर आज शुरुआत कैसी होगी, कहां आपको फोकस करना है, इस पर अब बातचीत करते हैं। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जब हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह से। गुड मॉर्निंग अनिल जी। संकेत अमेरिका से, यूरोप से तो अच्छे हैं, एशियन मार्केट्स थोड़े से सुस्त हैं। ऐसे में कैसी शुरुआत आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज? शुरुआत तो अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले हफ्ते भी
लगातार 3-4 ट्रेडिंग सेशन शुरुआत तो मजबूती के साथ होती है, लेकिन वही 10,925, 10,930 के आसपास जाकर बाजार थोड़ा सा थम जाते हैं। तो आज भी देखना होगा कि मजबूत शुरुआत के बाद ऊपरी स्तरों पर टिक पाते हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। और उसकी वजह भी निकाली है कि रुपए में भी कोई बड़ी मजबूती नहीं लौट रही है। हालांकि थोड़ा सा 71 के लेवल के आसपास रुपया ट्रेड कर तो रहा है, और साथ ही कच्चा तेल थोड़ा बढ़ के आया है, इसलिए आपकी तेजी जो बननी चाहिए वो बन नहीं पा रही है। तो छोटी रेंज आप देखेंगे तो 10,850, 10,930 ही है, जिसमें पिछले 2-3 दिन हमने बिताए हैं, और 10,900 निर्णायक लेवल होता है। लेकिन जो थोड़ी सी प्रॉपर बड़ी रेंज देखा जाए तो शायद 10,850 को जब तक नहीं तोड़ता तब तक 10,975, 11,000 तक बढ़ने की एक संभावना बनती है। तो वो एक तेजी बन सकती है अगर एशियाई बाजार थोड़ा साथ दें, और थोड़ा सा आज अगर रुपया मजबूती दिखा दे तो एक बार तेजी का माहौल बन सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रेड दोनों तरफ ही आपको देखने को मिलेंगे। ये तो निफ्टी की बात हुई। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 27,500 निर्णायक लेवल है, और ये भी 200 पॉइंट की बड़ी छोटी रेंज में लगातार ट्रेड कर रहा है, 27,400, 27,600। तो एक बार 27,600 के पार निकले तो फिर 27,750 तक भी बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसा तो लग रहा है अभी भी कि ट्रेडिंग रेंज में ही बाजार रहेगा। देखते हैं ब्रेकआउट किस दिन होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ के मौके मिल सकते हैं, रेंज में कारोबार हो सकता है, शुरुआत पॉजिटिव होगी और रेंज क्या रहेगी वो दोनों इंडेक्स पर आपको मिली भी है। लेकिन अनिल जी, आज के लिए स्पेसिफिक सेक्टर्स या स्टॉक्स कौन से रहेंगे? स्टॉक्स तो ढेर सारे हैं। देखिए, रिजल्ट के लिए आज से विप्रो, HDFC बैंक, ये दोनों एक्शन में रहेंगे। LNT की जो खबर है बायबैक चलने की, वो खराब है, उसके दम पर स्टॉक थोड़ा गिरेगा। HDFC बैंक के नतीजे न्यूट्रल कहे जा सकते हैं, स्टॉक में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा। विप्रो के रिजल्ट ठीक है, बोनस भी आ गया तो, लेकिन अब विप्रो अगर गैप से खुलेगा तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। साउथ इंडियन बैंक के रिजल्ट बड़े खराब है, ये स्टॉक आज बड़ा जबरदस्त पिटने वाला है। तो ये रिजल्ट के लिए अच्छा। और LNT में मुझे लगता है 2 से 3% के नीचे की रिस्क बनती है इन बायबैक के टलने के बाद, तो थोड़ा सा नेगेटिव असर सेंटिमेंट के लिए आते होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो स्टॉक्स आपको बताए गए हैं, खबरों के दम पर कौन से तेज या फिर मजबूत हो सकते हैं या फिर गिर सकते हैं। लेकिन रजत भी हमारे साथ मौजूद है पूरी लिस्ट के साथ। उनके पास खबरों वाले शेयर्स भी हैं, साथ ही साथ वो रिजल्ट्स भी हैं जो शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद या फिर ओवर वीकेंड आए हैं। गुड मॉर्निंग रजत, बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत इनफैक्ट जो नतीजे आज आने वाले हैं उसमें कोटक महिंद्रा बैंक को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं दीपाली आज हम। उसके अलावा F&O में यूनियन बैंक, LNT फाइनेंस और हिंद जिंक जैसे, जस्ट डायल जैसे जो कंपनी है वो आज नतीजे पेश करने जा रही हैं। तो तमाम नतीजे जो बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अन्य नतीजे कैश मार्केट में है उसमें है कोरोमंडल इंटरनेशनल, HDFC, AMC, हुडको और GHCL ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आज नतीजे, कंपनियां जो आज नतीजे पेश करेंगी। लेकिन जो आ गए हैं अभी, अब जो बात कर रहे थे HDFC बैंक सबसे ज्यादा हाईलाइट फैक्टर, इसमें मुनाफा जो है वो बढ़ा जरूर है। 5,586 करोड़ का मुनाफा YoY बेसिस पे यहाँ पर कंपनी ने दर्ज किया, इन लाइन विद एस्टिमेट्स में कहूंगा। लेकिन बैंक के जो NPAs, नेट NPAs और ग्रॉस NPAs में उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। ग्रॉस NPA 1.33% से बढ़कर 1.38% बढ़े हैं तिमाही दर तिमाही आधार पर, और नेट NPA भी 0.4% से बढ़कर 0.42% रहे हैं। प्रोविजनिंग भी 2,211 करोड़ की बैंक को करनी पड़ी है। इसके अलावा विप्रो, यहाँ पर मुनाफा जो है उसमें 33% का इजाफा देखने को मिला। 2,510 करोड़ की मुनाफा कंपनी ने रिपोर्ट किया है। आय में भी 3.6% की बढ़त है। डॉलर आय में लगभग 0.3% की बढ़त है। मार्जिन बढ़े हैं, लेकिन बेहतर बात जो बाजार आज पचाने की कोशिश करेगा वो है बोनस शेयर्स। बोनस का अनाउंसमेंट किया है, 3 शेयर पर 1 बोनस शेयर कंपनी ने जारी करने की घोषणा की है, और साथ साथ ₹1 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड इसका भी ऐलान किया गया है। साथ साथ जो नतीजे खराब हैं वो है साउथ इंडियन बैंक के। F&O में स्टॉक है ये, लेकिन मुनाफे की जो फिगर है वो 27% घटकर आई है। 84 करोड़ का मुनाफा वर्सेज 115 करोड़ का मुनाफा। इसके अलावा NII जो है उसमें 2% का इजाफा देखने को मिला है। दिक्कत ये होगी कि इसके अन्य आय बढ़ी है, उसकी वजह से यहाँ पर मुनाफा थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद मुनाफे की फिगर में गिरावट देखने को मिली है, और इनके GNP और नेट NPA दोनों में ही इजाफा देखने को मिला है तिमाही आधार पर। तो खराब सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं यहाँ। Zlearn हमारी ग्रुप समूह की कंपनी, इन्होंने जो मुनाफा पोस्ट किया है वो 82% बढ़ा है, 14 करोड़ की फिगर पहुंच गई है। पहले थी 7.7 करोड़ अगर आप सालाना आधार पर कंपेयर करेंगे तो, और आय भी 1.2 गुना बढ़ी है। तो यहाँ पर अच्छे सेट ऑफ रिजल्ट Zlearn ने पोस्ट किए हैं। इंश्योरेंस कंपनियां फोकस में रहने वाली हैं। SBI लाइफ इंश्योरेंस का मुनाफा जो 230 करोड़ से बढ़कर 234 करोड़ रहा है, और इनकी नेट प्रीमियम इनकम जो है उसमें भी 35% का इजाफा देखने को मिला है।
SBI लाइफ के नतीजे इन लाइन विद एस्टिमेट्स हैं, लेकिन बेहतर नतीजे जहां पर अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई हैं वो से ICICI लोम्बार्ड। इसमें मुनाफे की फिगर 12% बढ़ी है, फिगर पोस्ट हुआ है 361 करोड़, और नेट प्रीमियम रिटर्न जो है उसमें भी 32% का इजाफा देखने को मिला है। तो ICICI लोम्बार्ड एक स्टॉक होगा जहां पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ खबरों के बलबूते स्टॉक्स में आपको बता दूं, पहला NTPC जिसमें बोर्ड 30 जनवरी को यहां पर बोनस शेयर पर विचार करेगा, और दूसरा है L&T जिसमें बायबैक का ऑफर लाने पर सेबी ने उनको मना कर दिया क्योंकि नियमों के मुताबिक यहाँ पर बायबैक ऑफर नहीं है। शुक्रिया रजत आपका। तो ये तमाम वो स्टॉक्स है जहां पर आज खबरों का इम्पैक्ट देखेगा। L&T तो अभी अनिल जी बता भी रहे थे कि कमजोर हो सकता है क्योंकि सेबी ने ऑफर जो बायबैक का ऑफर कंपनी है जिसका अनाउंसमेंट की थी वो नहीं लाने का आदेश दिया। स्टॉक 28 रुपए गिरा भी था पिछले सत्र में, यानी 2% आज हो सकता है और कमजोरी होता हुआ दिखे। लेकिन रिजल्ट्स के हिसाब से भी पूरा एक्शन आज दिखेगा क्योंकि आज दिग्गजों में कोटक महिंद्रा बैंक है जिस पर नजरें रहेंगी। मिड कैप्स में अगर आप देखेंगे तो जस्ट डायल, यूनियन बैंक, हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि इन तमाम कंपनियों के नतीजे आने। इंटरेस्टिंग होगा कि कोटक महिंद्रा बैंक कैसे परफॉर्म करता है क्योंकि नंबर्स आमतौर पर कोटक महिंद्रा बैंक के अच्छे ही रहते हैं। इस बार की भी एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो पिछले सत्र में लगभग 1.5-2% की मजबूती के साथ क्लोज भी हुआ था 1240 के लेवल्स पर। लेकिन रिजल्ट्स को लेकर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं ये समझेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक पर क्या रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है बताने के लिए डिम्पी हमारे साथ मौजूद है। बताइए डिम्पी, कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं कोटक महिंद्रा बैंक का जो मुनाफा है वो करीब 19% इस बार बढ़कर आएगा और ये बढ़कर करीब 1256 करोड़ हो जाएगा। इसकी ब्याज से जो आय है वो करीब 17% बढ़ेगी जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से आप अनुमान लगा सकते हैं। ज़्यादातर बैंक जितनी आई है उससे कहीं ज़्यादा रहेगी। दूसरा इसका ग्रॉस एनपीए और जो नेट एनपीए वैसे तो स्टेबल ही रहे हैं लेकिन इस बार ग्रॉस एनपीए की फिगर करीब 2% के ऊपर ही अभी भी बरकरार रहेगी। पिछली बार भी 2% के ऊपर थी, इस बार अभी 2% के ऊपर रहेगी। नेट एनपीए जस के तस रहेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसके नंबर्स के साथ साथ इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 23% की कम से कम लोन की ग्रोथ आनी चाहिए इस तिमाही के अंदर जो Q3 की है। साथ ही डिपॉजिट ग्रोथ जिसको हम कासा ग्रोथ कहते हैं, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की ग्रोथ, वो करीब 21% की ग्रोथ आनी चाहिए। रही बात मार्जिन को लेकर वो 4.3% के आसपास रहेगा। प्रोविजनिंग 4% बढ़ जाएगी। तो एक तो ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस जस के तस रहेंगे, प्रोविजनिंग 4% बढ़ने की उम्मीद लग रही है। और जो फी इनकम है टिपिकली क्योंकि कॉर्पोरेट बैंक के तौर पर माना जाता है तो फी इनकम करीब 23% इस बार बढ़ने की उम्मीद है। एक और चीज़, क्योंकि इसका एक मामला चल रहा है स्टेक सेल का, वो अभी भी मामला कोर्ट के अंदर है जिसकी मार्च के अंदर सुनवाई होने वाली है। तो अर्निंग्स में हो सकता है शायद मैनेजमेंट उसके बारे में भी कुछ बात रखे। ठीक है, आज मिड कैप्स में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो रिजल्ट्स पेश करेंगी। फोकस में रहेंगी L&T फाइनेंस, यूनियन बैंक, हिंदुस्तान जिंक, जस्ट डायल, HDFC AMC। तो लिस्ट काफी लंबी है। आज कैश मार्केट और F&O से जुड़ी हुई काफी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आज घोषित होंगे। लेकिन ट्रेड आपको कैसे लेना है इस पर अब करते हैं फोकस। LKP सिक्योरिटीज के रोहित सिंह हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग रोहित, बताइए पहले निफ्टी पर क्या ट्रेडिंग व्यू है आज के लिए। गुड मॉर्निंग दीपाली। आई थिंक निफ्टी के अंदर ओवरऑल स्ट्रक्चर प्लस ही है। मेरे ख्याल में कोई भी डिप मिलती है बाय करके चलना चाहिए। ऊपर की तरफ इमीडिएट हर्डल जो है 11,000 के करीब है। 10,985, 11,000 काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। मेरे ख्याल में वहां तक अपने फर्स्ट टारगेट रखने चाहिए। उसके ऊपर ब्रेकआउट आएंगे तो ही हम लोग 11,200, 11,300 की तरफ बढ़ेंगे। बट फिलहाल मेरे ख्याल से 11,000 के टारगेट के लिए बाय करके चलना चाहिए। ठीक है, स्टॉक्स आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करूं तो M&M में हम लोग को एक कुछ दिन पहले ब्रेकआउट मिला था। प्राइसेस उसके ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रही है। आई थिंक यहाँ पर बाय करके चलना चाहिए। ऊपर की तरफ 750 का टारगेट है, नीचे की तरफ 725 का स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉक मेरा HCL टेक रहेगा। काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी हम लोग को डेली चार्ट पर देखने को मिली है, प्लस ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो आई थिंक यहाँ पर ही बाय करके चलना चाहिए। ऊपर की तरफ टारगेट 990 का रहेगा, स्टॉप लॉस आपका 950 का रहेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका स्ट्रैटेजी बताने के लिए। 990 के टारगेट्स के साथ खरीदारी की सलाह है HCL टेक में। 950 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं आज के सेशन के लिए, वो भी आप नोट कर सकते हैं। और रिकमेंडेशन जो आ रही है वो एक्सिस सिक्योरिटीज की ओर से आ रही है। उन्होंने चुना है कर्नाटका बैंक को। अच्छी तेजी लेकर शुक्रवार को ये बंद हुआ था। आज के लिए 128 के टारगेट है, 119 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। HCL टेक, अभी रोहित ने भी खरीदारी की सलाह दी है। एक्सिस सिक्योरिटीज की ओर से भी खरीदारी की कॉल आई है HCL टेक पर। 954 का स्टॉप लॉस, 985 का आपको टारगेट रखना होगा। RDBI कैपिटल ने चुना है TCS को खरीदने की सलाह देने हैं 1880 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट उस स्थिति में आपको 1940 का रखना होगा। माफ कीजिए, सेल कॉल नहीं है, खरीदारी की कॉल है RDBI कैपिटल की ओर से TCS पर। इसको नोट कर लीजिए। साथ ही टाटा स्टील, यहाँ पर जो कॉल आ रही है वो बिकवाली की कॉल आ रही है RDBI कैपिटल की ओर से। वो मानते हैं कि
477 के स्टॉप लॉस के साथ बेचकर चलिए। 460 का आपको टारगेट रखना होगा। कावे स्टॉक ब्रोकिंग ने चुना है टेक महिंद्रा, 699 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए, 718 के टारगेट रखिए। साथ ही एसआरएफ में भी खरीदारी की कॉल है, 2053 का स्टॉप लॉस, 2098 का आपको रखना है टारगेट। आईटी स्टॉक्स पर इनफैक्ट ज्यादातर हाउसेस दाव लगा रहे हैं, टेक महिंद्रा, टीसीएस, साथ ही एचसीएल टेक। यहाँ पर 4 कॉल्स आ चुकी हैं खरीदारी की तरफ। लेकिन अब कमोडिटी बाजार की ओर रुख करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सचेजा मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग अमित। सबसे पहले तो क्रूड पर अपना आउटलुक दीजिए। ये तो फिर से $62 के ऊपर आ गया है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। घरेलू बाजार में अगर उछाल पर खुले तो करना क्या है? जी नमस्कार। आई थिंक पिछले 1 महीने से जो ट्रेंड चला आ रहा है वो हम देख रहे हैं कि हर पॉज के बाद एक नया हाई बन रहा है। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है मेरे ख्याल से जारी रहेगा। अगर हम WTI की बात करें तो मुझे लगता है कि $55 तक इमीडिएटली एक स्कोप है जाने के लिए। तो मैं लोकल मार्केट में M6 पर 3800 में मिले तो बाइंग की सलाह देना चाहूंगा और 3920 तक के टारगेट लेके चले जा सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड यहाँ क्या करना है? आई थिंक गोल्ड में हमने जो 2016 में जो हाई है 32,400-450 की रेंज, वहां पर अटकते हुए देखा है। वहां पर उसके ऊपर जाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो हमने फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग देखी थी वो जारी रहेगी। इसी के चलते मैं 32,220-240 की रेंज में बेचने की सलाह देना चाहूंगा और डाउन साइड में 31,950 तक के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, रुपए पर आउटलुक क्या है आज के लिए? जी आई थिंक 71.5 एक इमीडिएट बैरियर है USD/INR के लिए। अगर वो पार नहीं कर सकता है तो मुझे लगता है कि हमें 2 या 3 सेशंस में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है 70.80 तक के लिए। तो ऊपरी स्तरों पर सेलिंग की सलाह होगी USD/INR में। ठीक है, शुक्रिया आपका ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। लेकिन ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स जो आई हैं उस पर क्विक अपडेट ले लेते हैं। देवांशी हमारे साथ मौजूद है। देवांशी, सबसे पहले तो रिजल्ट्स वाले जो स्टॉक हैं विप्रो या फिर HDFC बैंक, इन पर रिपोर्ट्स आई हैं? बिल्कुल, तो सबसे पहले HDFC बैंक पर जिस तरह से ब्रोकरेज आई है उस पर शुरुआत करते हैं। HDFC बैंक यहाँ पे जो नतीजे हैं वो बेहतर आते हुए दिखे थे, लेकिन जो एसेट क्वालिटी है वहाँ पे थोड़ी सी कंसर्न्स जरूर दिखे हैं। लेकिन जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो ये मानते हैं कि एक जो कासा है यहाँ पे वो थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद यहाँ पे लगाई जा रही है और बढ़ना काफ़ी ज़रूरी है HDFC बैंक के लिए जिस तरह का वैल्यूएशन है। और यही नहीं, वो ये भी मानते हैं कि जिस तरह से NPAs इस क्वार्टर में बढ़े हैं वो थोड़ी सी चिंता जता रहे हैं। उसका जो मुख्य कारण था वो यही रहा कि एग्री सेगमेंट से यहाँ पे जो फार्म लोन वेवर्स आए उसी की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट होता हुआ दिखा था। लेकिन इसी के चलते CLA से भी यहाँ पे अपने जो टारगेट्स है वो बढ़ा रहे हैं। JP Morgan, Edelweiss, ये तीनों ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने जो लक्ष्य हैं वो काफ़ी बढ़ा दिए हैं। CLA ने बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य वो 2730 तक का आप सुझा रहे हैं जो पहले 2670 के थे। इसके अलावा जो L&T पर रिपोर्ट आई है CLA की, जिस तरह से हमने देखा कि बायबैक के प्रस्ताव को सेबी ने खारिज कर दिया है। इसके ऊपर उनका ये मानना है कि सेबी ने शायद से उनके जो फिनेंशियल्स हैं, जो कंसोलिडेटेड फिनेंशियल्स हैं, उनका ठीक से आकलन नहीं किया है और यहाँ पे उनको जो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अगर वो बायबैक लाते हैं तो इस प्रस्ताव पे बहुत ज़्यादा चिंताएं बनी हुई है। यही नहीं, वो ये भी मानते हैं कि अगर ये प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलती है सेबी से तो यहाँ पे एक मुश्त डिविडेंड की घोषणा यहाँ पे L&T कर सकती है। लगभग 53 रुपीज़ का डिविडेंड की घोषणा यहाँ पे L&T करे, वैसा CLA का मानना है। यही नहीं, आज ICICI लोम्बार्ड पर भी CLA की राय आई है। वो ये मानते हैं कि जिस तरह से नतीजे हैं वो काफ़ी बेहतरीन आते हुए दिखे थे। लक्ष्य उन्होंने 1000 से बढ़ाकर 1040 तक का कर दिया है। खरीदारी की राय को उन्होंने बरकरार रखा है और ये मान के चल रहे हैं कि FY18 से 21 के दरमियान जो ग्रोथ है वो यहाँ पे काफ़ी बढ़ता हुआ दिखेगा। और यही नहीं, वो ये मान के चल रहे हैं कि इस बार जिस तरह से मार्जिन से वो थोड़े से गिरे हैं उसकी एक वजह यही है कि जिस तरह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या जो खर्च है वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखे थे और जो कमीशन है, अपफ्रंट कमीशन, वो बढ़ते हुए यहाँ पे मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर आया है। वो आगे चल के थोड़ा सा काम डाउन होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, शुक्रिया आपका ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए ब्रोकर हाउसेस का व्यू क्या है तमाम रिजल्ट्स वाले शेयर्स पर। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार दमदार भी ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए आ रही है हमारे खास शो फास्ट मनी में। बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।